नमस्कार साथियों, मैं दिवाकर दवे, जिसे आप डीडी सर के नाम से जानते हैं, 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने हिरोशिमा दिवस से लेकर और हरियाणा में ईडब्ल्यूएस योजना की चिराग योजना और इससे संबंधित काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिन पर हमने डिस्कस किया था। क्लास भी बहुत ही कम टॉपिक में काफ़ी लंबी हो गई थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए इस तरह का डिस्कशन करना पड़ा। मैं आज की क्लास में भी आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर हमें करंट से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए और उस पर थोड़ा डिस्कशन हमें करना चाहिए, तो वह टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उससे संबंधित निकट भविष्य में जो भी क्लासें होने वाली है उस क्लास में उसका समावेशन अगर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि एग्ज़ाम के हिसाब से यह टॉपिक आना चाहिए, हमें आपको पढ़ाया जाना चाहिए, तो उस टॉपिक को मैं ज़रूर सम्मिलित करूँगा। तो ऐसा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी पता चल पाएगा। और इसके अलावा भी आप सबसे निवेदन रहेगा कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कमेंट करें, ताकि आपके जो युवा साथी है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके तक भी क्लास पहुंचे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ तो उसमें इंडिया के टॉपिक शुरुआत में रहते हैं, उसके बाद में राजस्थान से संबंधित जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, तो अंतर्राष्ट्रीय और इंडिया के टॉपिक शुरुआत में मैं ले लेता हूँ। तो उससे संबंधित जो जानकारी है वह ज़्यादा जानकारी अपन को आवश्यकता नहीं रहती है, तो थोड़ी सरसरी निगाह से भी अगर अपन उन टॉपिक को पढ़ते हैं तो उन पर सीधा सवाल आ जाता है। राजस्थान के जो टॉपिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि आंकड़े पूछे जाते हैं, डेट्स पूछी जाती है, योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है ये पूछा जाता है। तो राजस्थान के टॉपिक को थोड़ा सा अपन को देखना पड़ता है, क्योंकि अपन राजस्थान से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन पहले टॉपिक पर चलते हैं। एन्नम एजुतम योजना। क्या आप में से किसी ने पहले कभी सुना है ऐसी किसी योजना के बारे में, एन्नम एजुतम योजना? एक्चुअल में यह तमिल वर्ड है, एन्नम एजुतम योजना। ये एजुकेशन की ही बात हो रही है। एन्नम एजुतम योजना जो तमिलनाडु के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन के द्वारा राज्य में एन्नम एनुत्थम योजना शुरू की गई है 13 जून 2022 को। तिरुवल्लुवर के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि वर्ष 2025 तक जो मूलभूत संख्यात्मक मतलब फाउंडेशनल न्यूमरेसी और जो साक्षरता है उसको सुनिश्चित करना है। एन्नम एजुथम योजना जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो 2025 का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है साक्षरता का या फाउंडेशनल न्यूमरेसी मूलभूत संख्यात्मकता का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को सुनिश्चित करना इस योजना का पहला लक्ष्य है। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो एन्नम एजुथम योजना जो है, बोलने में थोड़ा अटपटा है क्योंकि इतना प्रैक्टिस में नहीं है ये तमिल वर्ड बोलना। तो एन्नम एजुथम योजना जो है वह योजना कोविड-19 जो महामारी है उसके परिणाम स्वरूप 8 वर्ष और उससे कम आयु के जो छात्र है उनमें जो अधिगम का जो अंतर है, अधिगम मतलब जो उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, जो शिक्षा का जो अंतर आ गया, उस शिक्षा के अंतर को कम करना भी इस योजना के अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना एन्नम एजुथम योजना, तो आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए कि तमिलनाडु में, पेन अपन चेंज कर लेते हैं, तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु, नाडु यहाँ पर भूमि है, तमिलों की भूमि, ठीक है ना। कई बार ऐसे नॉर्मल से प्रश्न भी आ जाते हैं कि तमिलनाडु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु शब्द का शाब्दिक अर्थ है मंदिरों की भूमि। तो इस टाइप के कई ऐसे मंदिरों की भूमि कौन से जगह को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। सर्वाधिक मंदिर है यहाँ पर। तमिलनाडु मतलब, नाडु मतलब प्रदेश, देश, भूमि। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने तमिलनाडु के
मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में, देखो ये देख लेना नाम, एन्नम एजुथम योजना, एन्नम एजुथम योजना 13 जून 2022 को तिरुवल्लुवर, 13 जून 2022 को तिरुवल्लुवर में एक समारोह में इन्होंने यह शुरू की, एन्नम एजुथम योजना। नेक्स्ट देखिए, इसका उद्देश्य 2025 तक मूलभूत संख्यात्मकता, मूलभूत फाउंडेशनल मूलभूत संख्यात्मकता, फाउंडेशनल न्यूमरेसी और साक्षरता, लिटरेसी, मूलभूत संख्यात्मकता और साक्षरता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप 8 वर्ष या कम आयु के छात्रों या जो भी बच्चे हैं, कम आयु के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके अधिगम के अंतर को कम करना। अधिगम मतलब जो उनको शिक्षा जो नहीं मिल पाई ना, शॉर्ट में अगर समझे तो अधिगम के अंतर को कम करना इसका उद्देश्य है। एक मैं आपको एन्नम एजुथम जो योजना है इससे संबंधित आपको एक अपडेट और दे दूं कि राजस्थान में अपन इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि राजस्थान में एन्नम एजुथम योजना जैसा ही एक योजना शुरू की गई जिसका नाम ब्रिज कोर्स है। अपने जो शिक्षा मंत्री है बी.डी. कल्ला के द्वारा ब्रिज कोर्स है यह शुरू किया गया, जो कोविड-19 के 2 सालों के अंदर जो स्कूलें नहीं लग पाई, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर मानो किसी स्कूल में 7 क्लासें हो रही है तो शुरू की 3 कालांश के अंदर बच्चों को पुराना जो कोर्स नहीं हो पाया है उसको स्पीड के अंदर वह कोर्स करवाया जाए और अगली 4 क्लासों में जिस क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है उसके वो पढ़ाया जाए। इस ब्रिज कोर्स को इन 4 अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है, दूसरी से 5वीं, 5वीं से 6ठी से 8वीं, फिर 8वीं से 9वीं से 10वीं, फिर 11वीं 12वीं जैसे करके। तो इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं क्लासों के कि इसको जैसे कि प्रखर, प्रवर, इस टाइप से नाम है। तो आप इसको आज पढ़ना कि राजस्थान के बी.डी. कल्ला शिक्षा मंत्री के द्वारा कौन सी ऐसी योजना है जो कोविड-19 में बच्चों को जो नुकसान हुआ है पढ़ाई का, उस नुकसान की भरपाई के लिए जो ब्रिज कोर्स राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ब्रिज कोर्स क्या है, इस ब्रिज कोर्स की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं इस टॉपिक को सम्मिलित करूंगा तो इसको बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको कहीं मिलता है तो इसको पढ़ लेना। तो एन्नम एजुथम योजना भी लगभग आप देखोगे तो कोविड-19 में बच्चों को जो शिक्षा देने से संबंधित है। और राजस्थान में जो टॉपिक है यह
वह है ब्रिज कोर्स नाम से जो जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सुरक्षा मित्र योजना। ये सुरक्षा मित्र योजना कौन सी सरकार के द्वारा जारी की गई है? तो ऐसा नहीं है कि अपन शब्द देख ले और अपन को हर बार वो राजस्थान ही मिले। ठीक है, तो सुरक्षा मित्र जो योजना है वह केरल राज्य के द्वारा जून 2022 में सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई है। यह एक वाहन निगरानी प्रणाली है। जो सुरक्षा मित्र योजना है इसमें एक वाहन निगरानी प्रणाली है जो किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट का संदेश भेजता है। मोटर वाहन जो विभाग है ने निर्भया योजना जैसा था, तो निर्भया जो योजना के तहत ही इस परियोजना की शुरुआत की है। निर्भया के योजना के तहत ही इस परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का नाम है वह है सुरक्षा मित्र योजना। सुरक्षा मित्र योजना यात्रा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश भेजती है। और इसके लिए वाहनों में एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है, VLTD, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, VLTD जो है इस डिवाइस को लगाया हुआ ना जरूरी है। इस परियोजना के तहत 2.38 लाख जो वाहनों में यह सिस्टम अभी तक लगाया जा चुका है। तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि साउथ की एक मूवी है, उस मूवी का मुझे नाम याद नहीं है, ये बिल्कुल इस सुरक्षा मित्र योजना के उस टॉपिक पर बनी हुई है, जिसमें एक इंजीनियर बताते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो एक ऐसा ही स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो कई कंपनियों में जाता है और कंपनियों के अंदर बात करता है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो आपके जो व्हीकल है उसमें लगाया जाएगा। तो कभी भी अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो यह आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं, जो नज़दीकी है, जो आपने पहले से नंबर उसमें डाल रखे हैं, उन सबको संदेश भेज देगा, लोकेशन भेज देगा कि भाई इस जगह पर मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो उस फिल्म के अंदर वह जो हीरो जो बताते हैं वह हर जगह स्ट्रगल करता है, पर उसके प्रोजेक्ट को कहीं कोई मंजूरी नहीं मिलती है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो वह फिर अपने ही कार में उस ट्रैकिंग सिस्टम को डालता है और खुद अपना एक्सीडेंट करवाता है, और पहले से सबसे फ़ोन पे रहता है कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो आपको ये मैसेज मिलता है कि नहीं मिलता है। और वह इस तरह की घटना करता है, खुद का एक्सीडेंट करता है और लोगों के जो उसके नंबर डाल रखे होते हैं उन पे, और उसके अलावा जो हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के नंबर है उन पे ये मैसेज पहुँच जाता है। तुरंत एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है, उसको बचाती है। हालांकि इसमें फिल्म में बताया गया है कोर्ट उसको सज़ा भी देता है कि ऐसा करने के लिए, पर उसमें यह जो अपन जिसकी बात कर रहे हैं सुरक्षा मित्र योजना, तो उससे संबंधित ही मूवी थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो केरल सरकार इससे प्रेरित हुई है और उन्होंने ऐसा कुछ लॉन्च किया है। तो संबंधित चीजें हैं जो अपन लिखेंगे इसके बारे में। सुरक्षा मित्र योजना, इसमें नोट डाउन करेंगे कि केरल राज्य के द्वारा जून 2022 में केरल राज्य के द्वारा जून 2022 में यह योजना शुरू की गई। यह एक वाहन निगरानी प्रणाली है। यह एक वाहन निगरानी प्रणाली है। मोटर वाहन विभाग के द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत शुरू की गई है ये योजना। नेक्स्ट इसके बारे में लिखें तो क्या है सुरक्षा मित्र योजना, तो उसके बारे में लिखेंगे कि यात्रा के दौरान कोई अप्रिय एक्सीडेंट के अलावा भी अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इस ट्रैकिंग डिवाइस से
उसके मालिकों को पता चल जाता है। कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली अपने मालिकों या फिर जिनके नंबर इसमें ऐड होंगे अपने मालिकों के मोबाइल पर संकट संदेश भेजती है। संकट संदेश भेजती है। इस प्रणाली का नाम जो है वो है VLTD। VLTD अगर फुल फॉर्म लिखें इसकी तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। इस प्रणाली का नाम है VLTD, व्हीकल ट्रैकिंग लोकेशन डिवाइस। और अब तक ये सुरक्षा मित्र योजना के तहत 2.38 लाख व्हीकल में VLTD लगाया जा चुका है। VLTD लगाया जा चुका है। तो ये सारी योजना, ये सारी जो बातें हैं जो VLTD से संबंधित है या सुरक्षा मित्र योजना से संबंधित है, केरल राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं खेत तलई योजना। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वह खेत तलई योजना है। ये खेत तलई योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा खेत तलई योजना लॉन्च किया गया है। खेत तलई योजना जो प्रदेश में उन्नत खेती और किसानों के कल्याण के लिए जो अपने यहाँ पर कई योजनाएं संचालित है, उनमें से एक ये योजना है जिसका नाम है खेत तलई योजना। इसका उद्देश्य खेत तलई, खेत के अंदर एक तलई जो वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने के लिए यह योजना है कि वर्षा के जल को आप एकत्रित करें और उसको किस में काम लीजिए, सिंचाई के लिए काम लीजिए। तो यह खेत तलई योजना है, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। योजना में जितने भी लघु एवं सीमांत किसान को न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता का जो खेत होगा, कम से कम कितना होना चाहिए, 400 घन मीटर क्षमता के अंदर जो खेत तलई बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। जो आप खेत तलई बनाओगे उसकी जो पानी की भरण क्षमता है वह कितनी होनी चाहिए, तो 400 घन मीटर की क्षमता उसमें होनी चाहिए। जो कच्चा फॉर्म पॉन्ड बनाने पर किसान को लागत का 70% और अधिकतम जो है वो 73,500 रुपये दिए जाएंगे। और अगर इसमें प्लास्टिक कार्य के साथ में अगर इसका जो प्लास्टिक कार्य होता है जिसमें पानी की जो सकिंग है, जो इसके पानी की खत्म होने, जब अगर प्लास्टिक हो जाता है तो जो लाइनिंग होती है प्लास्टिक की, उससे पानी जो है वो कम वाष्पीकृत होता है या फिर जमीन में कम जाता है। अगर आप प्लास्टिक लाइनिंग का कार्य करवाते हैं इसी पॉन्ड में, तो किसान को जो अपन 73,500 की बात कर रहे थे उसकी जगह पर 1,05,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। याद रखना कि इस योजना के तहत वह किसान पात्र होंगे जिनके पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर जमीन है, न्यूनतम वह किसान इसमें प्राप्त होंगे। अगर संयुक्त खातेदारी की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में भी प्रत्येक जो कृषक है उसका हिस्सा वो न्यूनतम जो है वो 0.03 हेक्टेयर होना चाहिए। तो अपन इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप जैसा फोटो में देख रहे हैं रक्त तलई, तो राज्य सरकार के द्वारा ठीक है ना, राज्य सरकार लिख रहा हूं तो राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा उन्नत खेती उन्नत खेती व किसानों के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की गई है।
नेक्स्ट अगर बात करें, इसका उद्देश्य वर्षा के जल को एकत्रित कर सिंचाई में उपयोग लेना, ये इसका उद्देश्य है। अगर इसमें जो खेत तलई बनेगी वो न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की बनाने पर ही वो अनुदान उपलब्ध होगा। जिस अनुदान, जो खेत तलई योजना के तहत अनुदान मिलेगा, उसके लिए पात्रता आप समझ लीजिए कि जो मैं लिख रहा हूं वह पात्रता है कि 400 घन मीटर का जो कम से कम इसकी खेत तलई की वह क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। अगर इसमें कच्चा फार्म पाउंड बनाते हैं, कच्चा फार्म पॉन्ड या तलई या नाडी, जो कच्चा फार्म पॉन्ड बनाते हैं, तो उसके लिए सरकार के द्वारा आपको 70% तक अनुदान मिलेगा। कितना मिलेगा? 70% तक अनुदान मिलेगा। अगर रुपए में बात करूं तो अधिकतम कितना हो सकता है वो 70%, तब अधिकतम कितना होगा? 73,500 रुपए तक आपको अधिकतम मिल सकता है इसमें अनुदान। नेक्स्ट इसमें बात करें, अगर इसमें प्लास्टिक लाइनिंग, जिसका इसका सोखना कम हो जाए थोड़ा, प्लास्टिक लाइनिंग के कार्य के साथ में अनुदान अधिकतम कितना मिल सकता है इसमें? तो 1,05,000 रुपये आपको सरकार के द्वारा इसमें अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी पात्रता की बात करें तो कौन से कृषक इसमें पात्र है? तो लघु व सीमांत कृषक, लघु व सीमांत कृषक जिनके पास में न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर 0.3 हेक्टेयर भूमि वाले, सिंचित भूमि वाले, याद रखना 0.3 हेक्टेयर की जो सिंचित भूमि वाले इसमें पात्र होंगे। तो ये सारी जो है, अगर मैंने इसमें बताया, जैसे अगर किसी की संयुक्त खातेदारी भी है तो उसमें भी उसका जो प्रति कृषक जो हिस्सा है, अगर वो 0.3 हेक्टेयर होता है या इससे अधिक भूमि होने पर ही एक खसरे के अंदर इस प्रकार के अनुदान, अलग अलग अनुदान भी दिए जा सकते हैं। तो ये खेत तलई योजना है जो सरकार के द्वारा मुख्य रूप से जल संग्रहण के लिए ये योजना शुरू की गई है, ताकि जल संग्रहण को बढ़ावा दे और मानसून के ऊपर थोड़ी सी निर्भरता भी कम हो, क्योंकि अपने पास में अगर मानसून का पानी ही अपने पास में होगा तो अपन इसको दोहरी कृषि भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस पानी का जो है पशुधन के लिए भी काफ़ी यूज किया जा सकता है, आदि कई कार्य इससे किए जा सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर ये जब पानी जाएगा तो अपनी जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वह भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। जो अपन ने लगातार शक किया और अपने इस जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो जल की निकासी होने के बाद में हमें जो भूमिगत जल है उसका जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया था, तो वह भी जल स्तर धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। तो उससे संबंधित भी यह काफ़ी कारगर साबित होती है। नेक्स्ट देखिए, मिशन सुरक्षा चक्र। राज्य स्तर की बात करें तो यह योजना कोई राज्य स्तरीय योजना नहीं है, पर वर्तमान में मैंने ऐसा देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि किसी जिला स्तर पर भी अगर कोई योजना चलाई गई है तो उस जिला स्तर की योजना को एग्जाम में बड़ी जगह मिली है, और संभवतः क्या होता है कि उस जिले से संबंधित जो लोग होते हैं वह उस योजना से बहुत ही परिचित होते हैं,
लेकिन अदर जो उस जिले से संबंधित नहीं होते हैं, वह परिचित नहीं होने के कारण कई बार उनके उत्तर गलत हो जाता है और शायद नहीं दे पाते उत्तर। एग्जाम्पल की बात करें तो जालोर जिले में कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार जी सोनी ने एक समय में पादुका योजना, चरण पादुका योजना चलाई थी। वह उनके द्वारा उस जिले में चलाई गई योजना थी जिसमें वह शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं के लिए चप्पल उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने भामाशाहों से निवेदन किया था और उपलब्ध भी करवाए गए थे। तो ऐसी अगर जिले में कोई योजना चलती है जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर के पटल पर उनका सम्मान किया जा सकता है या किया गया है, तो वही योजनाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्तमान में बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा बच्चों में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है जिसे मिशन सुरक्षा चक्र नाम दिया गया है। हमारे बहुत ही महत्वाकांक्षी जो जिला कलेक्टर हैं श्री लोकबंधु जी यादव, उनकी महत्वाकांक्षाएं इस बाड़मेर जिले को कुपोषण से मुक्त करने की है और वह इसके लिए निरंतर अग्रसर हैं, निरंतर प्रयासरत हैं। इसी प्रयास में उन्होंने मिशन सुरक्षा चक्र शुरू किया है। इस मिशन के तहत जिले में जो कुपोषण से पीड़ित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इसमें से अति कुपोषित बच्चों को 3 माह तक के पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने मिशन सुरक्षा चक्र के जरिए बाड़मेर को कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त करने के जो जिम्मा माननीय जिला कलेक्टर के द्वारा जिला प्रशासन के थ्रू उठाया गया है। इसके तहत एक लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर 2022 तक इतने वृहद प्रयास किए जाएंगे कि जो मिशन सुरक्षा चक्र के तहत कि बाड़मेर जिले को हम मिशन सुरक्षा चक्र के तहत कुपोषण मुक्त कर दें। बच्चों के कुपोषण से मुक्त करवाने के लिए उनके घर पर डाइट चार्ट भी लगाया जाएगा। इसमें बच्चे को प्रतिदिन दिए गए आहार का विवरण दर्ज होगा। अगस्त 2022 में कुपोषण स्तर को चेक करने के लिए दोबारा से सर्वे की भी इसमें बात की गई है। तो संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो अपन लिखेंगे। मिशन सुरक्षा चक्र से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है अगले पेपर के लिए। क्या है ये मिशन सुरक्षा चक्र? तो बाड़मेर जिला प्रशासन ने बच्चों के कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए विशेष अभियान मिशन सुरक्षा चक्र शुरू किया है। मिशन सुरक्षा चक्र शुरू किया है। इस मिशन के तहत कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और अति कुपोषित बच्चों को तीन माह तक पौष्टिक आहार
उपलब्ध करवाया जाएगा। जो बहुत ही ज्यादा कुपोषित है उनको यह करवाया जाएगा। ठीक है, जिला प्रशासन द्वारा दिसंबर 2022 तक कुपोषण मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। कुपोषण मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि अभी अगस्त चल रहा है, एक सर्वे इसमें हो चुका है। अगस्त 2022 में पुनः सर्वे करवाया जाएगा कि अब कितने कुपोषित है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या कार्य किए जाएंगे, तो वो मैंने आपको बताए हैं कि कुपोषण से मुक्त करने के लिए, बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उनके घर पे डाइट चार्ट लगाया जाएगा कि बच्चों को क्या क्या खिलाना है, जिसमें उन बच्चों को क्या क्या खिलाया गया है। तो आहार विवरण दर्ज होगा। इस योजना के तहत ग्राम स्तर पर जो भी अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, नर्सेज हैं, आशा सहयोगिनी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। जो अपने स्तर पर जो जो योजनाओं से लाभान्वित उन कुपोषित बच्चों या उनके घर वालों को कर सकते हैं, वो मिशन सुरक्षा चक्र के तहत उनको करना है। एक न्यूट्री गार्डन जो कुपोषित बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और उन्हें कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगातार पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए 542 घरों में इसी के तहत न्यूट्री गार्डन भी लगाने की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना कि न्यूट्री गार्डन भी क्या है। तो एक छोटा सा टॉपिक इसी से संबंधित है, आप याद रखना। न्यूट्री गार्डन अब तक कितने 542 घरों में, वो 542 घर जिनमें कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषित बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कुपोषित बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां और अन्य जो पौष्टिक चीजें होती है, पौष्टिक अगर मानो कोई सब्जियों के अलावा भी ऐसी कोई पौधे हैं जो फलों के पौधे हो सकते हैं, तो उनके बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरी सब्जियां आदि, मैं आदि लिख देता हूं क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसे फल वगैरह के पौधे अगर बीज दे भी दिए जाए तो उगने की संभावना थोड़ी सी कम है। वर्तमान में तो ऐसे उग रहे हैं। हरी सब्जी आदि के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, ये कमजोर आर्थिक स्थिति वाले जो परिवार है उनमें सरकारी योजना में भी इनको लाभान्वित किया जाएगा। अगर मानो कि वो कुपोषण का कारण उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति है तो भी उनको लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, कुपोषण का कारण अगर कमजोर आर्थिक स्थिति अगर परिवार की है तो उन्हें विभिन्न योजनाओं में, जो ग्राम स्तर पर जो विभिन्न योजनाएं होती है उनमें लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो मिशन सुरक्षा चक्र से संबंधित है और वो सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वह है महाराणा प्रताप पैनोरमा। ये महाराणा प्रताप पैनोरमा
वर्तमान में इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? तो क्योंकि यह अभी बन रहा है महाराणा प्रताप की जो जयंती जो 2022 में अभी जो हुई है महाराणा प्रताप की जयंती। वैसे 9 मई को महाराणा प्रताप की 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा उनके समाधि स्थल जो चावंड में है वहां पर लगभग 5 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा उन्होंने अभी की है। यह घोषणा जो है उन्होंने 1 मई 2022 को की थी। तो सॉरी 1 जून 2022 को उन्होंने यह घोषणा की थी। तो आप याद रखना कि जो महाराणा प्रताप की जो समाधि जहां पर समाधि स्थल है चावंड में, वहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा लगभग 5 करोड़ की लागत से अपने राजस्थान में काफी पैनोरमा पहले बने हुए हैं। लगभग सभी लोक देवताओं के पैनोरमा बन चुके हैं। इसके अलावा महाकवि मार्ग पर अभी भीनमाल में पैनोरमा बना है। तो महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा उदयपुर का अंदर जो गोगुंदा जो जगह है, गोगुंदा में जो महाराणा प्रताप से संबंधित प्रमुख एक ऐतिहासिक स्थल है मायरा की गुफा, उस पर भी लगभग 5.40 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति 1 जून 2022 को सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो आप इसमें ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप की जो भी 2022 में महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप जयंती पर 2022 में जो अभी जयंती है गई है पर जयंती पर 1 जून 2022 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा महाराणा प्रताप के समाधि स्थल महाराणा प्रताप के समाधि स्थल कौन सा समाधि स्थल? चावंड है ना। समाधि स्थल चावंड में 5 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। ये पैनोरमा क्या होता है? तो पैनोरमा एक ऐसा चित्रों का एक विवरण है। पैनोरमा लगातार उसकी पूरी की पूरी जीवनी उन चित्रों में चलती है। जब उसके जन्म से लेकर वहां पर युद्ध होता है तो पूरा का पूरा पैनोरमा बनता है जिसमें उसकी पूरी जीवन वृत्तांत को दर्शाया जाता है। तो पैनोरमा कई प्रकार के होते हैं, उसमें चित्रों से बने हुए पैनोरमा भी एक प्रमुख है। अभी वर्तमान में काफ़ी जगह पर ऐसे पैनोरमा बनाए गए हैं। इसके अलावा तो एक और घोषणा जो की गई इनके द्वारा कि राज्य सरकार ने उदयपुर के पास जो गोगुंदा है, उदयपुर के पास में जो गोगुंदा है, उस गोगुंदा के जो वन है उन वन में एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है मायरा की गुफा। इस मायरा की गुफा को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 5.40 करोड़ की स्वीकृति भी जारी की गई है।
राजस्थान जी के पढ़ने वाले अधिकतर लोग इस बात से परिचित होंगे, मायरा की गुफा। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जब महाराणा प्रताप कई प्रकार से मेवाड़ के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो मेवाड़ के संघर्ष के समय में उनके द्वारा उदयपुर के गोगुंदा के वनों में एक ऐसी जगह गुफा में बनाई गई थी जिसे आज हम मायरा की गुफा के नाम से जानते हैं। यह इनकी संकटकालीन रुकने की जगह थी। जब महाराणा प्रताप युद्ध करते थे और युद्ध से जब वहाँ से लौटते थे तो कई मुगल सैनिक या मुगल सेना थी जो उनका पीछा करती थी, तो वह छिपने के लिए जो जगह का इस्तेमाल करते थे वही ये मायरा की गुफा है, जहाँ पर इनकी ये अपनी सेना के साथ में, इनके घोड़े के साथ में ये छिपते थे। मायरा की गुफा वर्तमान में भी अगर देखें तो जो लोग नहीं जानते हैं तो वो इस गुफा तक पहुंच नहीं पाते। तो ऐसा एक सिस्टम ऐसा बना रखा है कि उन पहाड़ों के बीच में ऐसी गुफा है कि वह प्रथम दृष्टया नजर नहीं आती है, और जो इस गुफा में जा चुके हैं उनको पता है कि वहां पर घोड़े बांधने की भी जगह थी, तो चेतक के विश्राम की भी वहां पर उन्होंने इस गुफा के अंदर व्यवस्था कर रखी थी। इसके अलावा अगर बात करें महाराणा प्रताप के द्वारा इस मायरा की गुफा का क्या महत्वपूर्ण मतलब एक कैसे ये ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये महाराणा प्रताप का शस्त्रागार भी थी। शस्त्रागार, जहां पर महाराणा प्रताप अपने अस्त्र शस्त्र रखते थे जब संघर्ष के समय में, तो महाराणा प्रताप की मायरा की गुफा एक शस्त्रागार भी रही है। इसके अलावा युद्ध के समय छिपने का स्थान रहा है। तो वर्तमान में सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि मायरा की गुफा को एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर इनके जो द्वार बनाए जाएंगे, जब मायरा की गुफा में जाने का रास्ता वगैरह इस टाइप से पूरा का पूरा पर्यटन की दृष्टि से वहां तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग बनाया जाएगा और इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो महाराणा प्रताप की पैनोरमा और मायरा की गुफा, यह दोनों सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो मायरा की गुफा क्या है, तो इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो थोड़ा बहुत अब आप जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें मायरा की गुफा और उससे संबंधित तथ्यों पर भी एक बार अपनी नजर डालना। नेक्स्ट है ग्राम रक्षक योजना। ये अपना अगला टॉपिक है, ग्राम रक्षक योजना। आप इसमें देख रहे हैं तो ग्राम रक्षक योजना में आपको थोड़ी पुलिस की ड्रेस में कुछ फोटो आपको दिख रहा होगा, तो यह इस आपको याद रखने के लिए ये फोटो डाला है। वैसे ये कोई ग्राम रक्षक नहीं है, ये तो कोई परेड का फोटो है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ, ये ध्येय वाक्य के साथ में यह योजना लॉन्च की गई है। तो याद रखना कि अपने ग्राम की सुरक्षा, इसका ध्येय वाक्य है ये किससे संबंधित है तब भी आ सकता है, तब आपको याद रखना अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ। मुख्यमंत्री के इस ध्येय वाक्य के साथ में यह योजना शुरू की गई है। तो इस एक ध्येय वाक्य से आपको समझ में आ गया होगा कि अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ, तो मतलब ग्राम रक्षक पुलिस के सहयोग के लिए, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी राजस्व आबाद ग्रामों में महत्वाकांक्षी ग्राम रक्षक योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के तहत ग्राम रक्षक, यह एक पद बना दिया गया, ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो पुलिस को सहयोग करेंगे। जैसे कि अपन पुरानी फिल्मों में देखते थे कि कुछ जगह पर पुलिस का एक खबरी होता था जो पुलिस को सुचारू रूप से संचालन करने में मदद करता था, तो वैसा ही अब ग्राम रक्षक एक बनाया गया जो कुछ ऐसी अप्रिय घटना होने वाली है तो उससे संबंधित खबर जो पुलिस प्रशासन को देगा। इसके अलावा इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आंतरिक सुरक्षा है, अपराध नियंत्रण के लिए ग्रामीण और पुलिस में सामंजस्य है और आपस में संवाद कायम करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये ग्राम रक्षक योजना अभी संचालित की गई है। ठीक है, तो अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ, ठीक है, ध्येय वाक्य। इस योजना का उद्देश्य है, तो वह उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में
आंतरिक सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, अपराध निरंतर, ग्रामीण व पुलिस में आपसी सामंजस्य, ग्रामीण व पुलिस में आपसी सामंजस्य व संवाद स्थापित करना, यह इसके मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और जैसा कि बताया गया, ग्राम रक्षक नाम से व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। तो प्रति राजस्व गांव में, अभी तो प्रति राजस्व गांव के हिसाब से नियुक्ति की जाएगी, प्रति ग्राम पंचायत में भी अलग से हो सकता है कि नियुक्ति की जाए। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि पुलिस के सहयोग के लिए ग्राम रक्षक योजना संचालित की गई है, तो वह पुलिस को सहयोग करेंगे। और इसके अलावा इसके कुछ उद्देश्य जो मैंने लिखे हैं वह भी आपको नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, देखिए थोड़ा थोड़ा मिशन सुरक्षा चक्र, ग्राम रक्षक योजना, ग्राम बाधा। अब अगला जो अपना टॉपिक है वह है ग्राम बाधा। ग्राम बाधा क्या है? राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए जो 9479 बीघा राजकीय भूमि जैसलमेर जिले में जो मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग को देने का निर्णय, आवंटन करने का निर्णय किया है, तो वह जो गांव है उस गांव का नाम है ग्राम बाधा। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस आवंटन से राजस्थान भू राजस्व का जो नियम 2007 के तहत होगा, लगभग 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य लगभग अपन पूरा कर चुके हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 13,000 मेगावाट के साथ में जो मैंने अभी पिछली क्लास में बोला था कि 10 गीगावाट से ऊपर चले गए हैं, तो 10.3 गीगावाट के आसपास अपन जा चुके हैं। तो 13,000 मेगावाट की ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश हो चुका है पूरे भारत में। और सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत जो हमने जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के तहत 2025 तक, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2025 तक 30,000 मेगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी हम देखो 13,000 मेगावाट पर है, इसलिए यह 30,000 मेगावाट करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। तो उसी कार्य के तहत आप इसमें लिख देना, जैसलमेर के राजकीय गांव बांधा में, राजकीय गांव बांधा में 9,469.15 बीघा 15 बीघा भूमि 15 बीघा भूमि मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इस अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ग्राम बाधा में 1000 मेगावाट का सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं
कि राजस्थान 13,000 मेगावाट उत्पादन कर रहा है वर्तमान में। 13,000 मेगावाट वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादित कर रहा है, इस हिसाब से प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में, ठीक है ना। 13,000 मेगावाट के उत्पादन के साथ में, ठीक है ना, सौर ऊर्जा प्रथम स्थान पर है। और सौर ऊर्जा नीति जो आप सभी को पता है, सौर ऊर्जा नीति, मैं बार बार लिखता हूं ये बात, सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत 2025 तक 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। आप यूं समझ लीजिए कि वर्तमान में 13,000 मेगावाट है, ये 1,000 मेगावाट का लग जाएगा तो फिर 14,000 मेगावाट हो जाएगा। इसी तरह 2025 तक राजस्थान 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रख चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इट राइट स्कूल। देखो छोटी सी ईट राइट स्कूल, सही भोजन बेहतर जीवन, जैसा कि आपको दिख रहा है। ईट राइट स्कूल जो है, हमने फूड सेफ्टी एंड जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन नई दिल्ली के मापदंडों पर खरा उतरने वाला प्रदेश के अंदर 37 सरकारी आवासीय स्कूल को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र जून 2022 में दिया गया है। तो आप याद रखना, जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं, 37 ऐसे आवासीय विद्यालय हैं जिनको ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जून 2022 में दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो 37 हमारे सरकारी आवासीय स्कूल है, यह प्रदेश में देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में यह सर्टिफिकेट दिया गया है। और इन्हीं 37 स्कूलों के अंदर उन्होंने फूड सेफ्टी के दौरान जो गुणवत्ता है, खाने की गुणवत्ता है, जो सरकारी आवासीय स्कूलों में दिया जा रहा है, उनकी चेकिंग की और उन चेकिंग पर यह स्कूल सारे खरे उतरे और उन्हें यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो 37 सरकारी स्कूलों को ऐसा प्रमाण पत्र, देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसी राज्य की इतनी स्कूलों को ऐसा कोई प्रमाण पत्र मिला है। तो यह लिख दीजिए, याद रखना, ईट राइट स्कूल, यह प्रमाण पत्र फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ये ऑफिस नई दिल्ली में मापदंडों पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो नई दिल्ली में स्थित है, यह सर्टिफिकेट जारी किया गया है। प्रदेश की 37 सरकारी आवासीय विद्यालय को यह प्रमाण पत्र मिला है। 37 सरकारी आवासीय विद्यालय जो है उनको यह प्रमाण पत्र दिया गया है। ईट राइट स्कूल जो सर्टिफिकेट है ये जून 2022 में दिया गया है, ठीक है, जून 2022 में दिया गया है। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, पाली, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, उदयपुर, नागौर, राजसमंद, भीलवाड़ा और भरतपुर, जैसलमेर और बाड़मेर की जो आवासीय विद्यालय हैं उन आवासीय विद्यालयों को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो
ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यह जो गुणवत्ता की चेक करती है, तो इन्होंने पहले भी एक क्लीन सर्टिफिकेट दिया है। जो क्लीन सर्टिफिकेट दिया है इन्होंने, जो मानसरोवर चौपाटी है, उस मानसरोवर चौपाटी को इन्होंने पहले भी क्लीन सर्टिफिकेट जारी कर चुकी है। तो यह आप जो क्लीन स्ट्रीट फूड है उसका हब का इन्होंने प्रमाण पत्र मानसरोवर चौपाटी को दिया है। तो जयपुर में जो मसाला चौक है उसको भी यह दिया जा चुका है। तो यह एक नोट डाउन कर देना आप अलग से कि इस अथॉरिटी के द्वारा इससे पहले राजधानी जयपुर के मसाला चौक और मानसरोवर चौपाटी, मसाला चौक और मानसरोवर चौपाटी को क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाण पत्र पहले इनके द्वारा जारी किया जा चुका है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जिसको फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। तो जयपुर राजधानी में स्थित मसाला चौक और मानसरोवर चौपाटी को इससे संबंधित यह प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। ठीक है, और वर्तमान में जो भी प्रमाण पत्र दिया गया है वह स्कूल जो है, उन स्कूल की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 37 सरकारी स्कूलों को यह प्रमाण पत्र दिए जाने का दावा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड लिखा है इज 5.0। इज 5.0 निर्मला सीतारमण का फोटो दिख रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। देखो, कॉमन रिफॉर्म एजेंडा फॉर PSBS इज। तो ये जो इजी जो दिख रहा है, इज दिख रहा है, ये एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेशन। मैं वापस लिख देता हूं, इज देखो एनहेंस एक्सेस एंड सर्विस enhanced access and service excellence। कॉमन रिफॉर्म एजेंडा जो ऐसा दिख रहा है, ये निर्मला सीतारमण के द्वारा 8 जून 2022 को लॉन्च किया गया है। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनमें सुधार के लिए यह विकसित किया गया है। तो ध्यान रखना, ये जो इज 5.0 है, कॉमन रिफॉर्म एजेंडा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए यह विकसित किया गया है। PSB बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स विकसित किया गया है। ये वित्त वर्ष 2019 से लेके जो 2022 के बीच में इज विकसित हुआ था, इसमें नए नए वर्जन आते रहे। अभी जो 5.0 आया है,
तो जो वित्तीय बैंकों में जो वित्तीय क्षेत्र में जो सुधारों को उत्प्रेरित इसमें किया गया है, और आपको इतना ध्यान रखना है ईज 5.0 है जो बैंकों में वित्तीय या जो इसके सुधार सार्वजनिक बैंकों में सुधार के लिए, विविध सुधारों के लिए, बैंकों में सुधार के लिए इसको विकसित किया गया है और ये इससे संबंधित है ईज 5.0। चलिए आज की क्लास की समाप्ति यहीं पर हो रही है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चाहे वो ईज 5.0 पढ़ा है, चाहे मिशन सुरक्षा चक्र पढ़ा है, चाहे ग्राम बाधा के बारे में पढ़ा है, चाहे अपन ने ग्राम रक्षक योजना के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा भी जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं वह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब पेपर देंगे तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो अपन ये चीज़ें पढ़ रहे हैं वो उससे संबंधित हूबहू प्रश्न आपको पेपर में दिखेंगे। एक बार अपन आज के टॉपिक का थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एनएम एजुथम योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन राज्य में एनएम एजुथम योजना जो 13 जून 2022 को तिरुवल्लुवर में इन्होंने शुरू की है, और जो साक्षरता से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे तो कोविड-19 के परिणाम स्वरूप 8 वर्ष के बच्चों तक को ये अधिगम के अंतर को कम करने के लिए राजस्थान में मैंने बताया ब्रिज कोर्स। सुरक्षा मित्र योजना, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि वाहनों की निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाया गया है VLTD, जिसके तहत अपन अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी सूचना संकट संदेश मिल जाएगा। नेक्स्ट खेत तलई योजना। खेत तलई योजना में खेत के अंदर अगर जो तलई बनाने के लिए आपको सरकार अनुदान देगी उससे संबंधित है। नेक्स्ट है मिशन सुरक्षा चक्र, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। इसके तहत कुपोषित बच्चों के लिए ये योजना है, उनको लाभान्वित करना जिला प्रशासन के द्वारा। न्यूट्री गार्डन भी बनाया जाएगा जिसमें 542 घर जिसमें कुपोषित बच्चे हैं उनके बीज दिए जाएंगे हरी सब्जियों के। महाराणा प्रताप पैनोरमा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है अशोक गहलोत के द्वारा कि आप समाधि स्थल चावंड के अंदर पैनोरमा बनाया जाएगा। इसके अलावा मायरा की गुफा के अंदर इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्राम रक्षक योजना, अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ में, ग्रामीण क्षेत्रों की आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, ग्रामीण और पुलिस में आपसी सहयोग और संवाद के लिए। ग्राम बाधा, जैसलमेर का राजकीय गांव है बाधा, राजस्व गांव है, उस ग्राम बाधा के अंदर इतनी भूमि जो दिख रही है आपको अडानी को दी जाएगी। किस लिए दी जाएगी? 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट संयंत्र लगाने के लिए आवंटित की जाएगी। ईट राइट स्कूल, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया है जिसमें प्रदेश की 37 सरकारी विद्यालय को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो इससे पहले राजधानी जयपुर में मसाला चौक और मानसरोवर चौपाटी को भी क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। ईज 5.0 एनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस कॉमन रिफॉर्म एजेंडा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए यह विकसित किया गया है। ये इसका 5वां वर्जन है। 2019 से 2022 तक इसके वर्जन आ चुके हैं। तो कॉमन रिफॉर्म एजेंडा के तहत जो नेक्स्ट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे कि नेक्स्ट जो क्लासें होने वाली है उसके अंदर अपन को वर्तमान में ऐसी कई घटनाएं हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हुई है। तो जैसे अगर बात करें कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ में भारत जो है 4थे स्थान पर रहा था। तो 4थे स्थान के तो आप मान के चले कि बहुत सारे पदक है जो भारत ने जीते हैं। तो बने रहिए, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1 या 2 क्लास के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स क्या क्या उससे प्रश्न बन सकते हैं वह सारे प्रश्न अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।